नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राज्यीय संबंध। अंतर्राज्यीय संबंधों का तात्पर्य दो राज्यों के बीच में संबंध है कि दो राज्यों के बीच में किस प्रकार से संबंध होने चाहिए। जिस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को हम बड़ी ही प्रगाढ़ता से अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से अंतर्राज्यीय अध्ययन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतर्राज्यीय जो संबंध है, विभिन्न राज्यों के बीच में संबंध है, उन संबंधों को हम विभिन्न टॉपिकों के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। उन टॉपिकों में प्रमुख रूप से हम बात करने वाले हैं भारत में जो अंतर्राज्यीय संबंधों को विकसित करने की दिशा में जो प्रमुख कदम उठाए गए हैं, जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों पर थोड़ी सी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रयास है अंतर्राज्यीय जल विवाद। जल विवाद, जैसा कि हम जानते हैं कि जल विवाद का मुद्दा कितना संवेदनशील मुद्दा होता है। यथा हम कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों के बीच में जो एक सदाबहार नदी बहती है, एक कावेरी नदी, उस नदी के लेकर जो जल का विवाद है वह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। क्योंकि जल विवाद के मुद्दे न्यायालय, क्योंकि हमारा जो न्यायालय है उसमें भेजना एक अति भूल होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है वह गहन प्रक्रिया होती है। न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है उसमें व्यवस्थित रूप से कानून होते हैं। क्योंकि जल विवाद का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है और यह न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय के द्वारा इसको ठीक प्रकार से, भली भांति प्रकार से इसका हल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इसमें राजनीतिक जो लाभ होते हैं वह इस जल विवाद के संबंध में, जल विवाद के विवाद में आड़े आते हैं। इसलिए जल विवाद के लिए एक स्पेसिफिक, एक अलग से कुछ जल विवाद के जो प्राधिकरण है उसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। तो इस जल विवाद के विवादों को निपटाने के लिए हमारे भारत में अनुच्छेद 262, संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए प्राधिकरण की घोषणा की गई है। और इसके तहत ही, इसके अनुच्छेद 262 के तहत ही 1956 में केंद्र सरकार ने भारत में एक अंतर्राज्यीय जल प्राधिकरण की घोषणा की। अंतर्राज्यीय जल प्राधिकरण की घोषणा की गई। इस जो अंतर्राज्यीय जल प्राधिकरण था, उस अंतर्राज्यीय जल प्राधिकरण का उद्देश्य था कि दो राज्यों के बीच में जो नदियां हैं, जो नदी घाटियां हैं, जो उनके जो जल का वितरण है किस प्रकार से किया जाए। यह जल प्राधिकरण है। इसके अंतर्गत 1956 में ही एक अंतर्राज्यीय जल बोर्ड की स्थापना भी की जाती है। और जल बोर्ड, चूंकि जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे कावेरी नदी है, कावेरी नदी का जल विवाद 3 राज्यों के बीच में प्रमुखतः, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश को बीच में शामिल भी कर लिया जाता है। क्योंकि कावेरी नदी है वह तीन राज्यों से बहकर होकर गुजरती है। इसलिए यदि कावेरी नदी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जो वहाँ की सरकार है, जो कर्नाटक की सरकार है, जो तमिलनाडु की सरकार है, जो केरल की सरकार है, यदि वह केंद्र सरकार से आग्रह करती है तो केंद्र सरकार ही इस प्रकार के जल बोर्डों का गठन अंतर्राज्यीय जल प्राधिकरण के तहत 1956 में करती है। और इस तरह 1956 के तहत, अधिनियम के तहत करती है। तो इस प्रकार की जो बोर्ड स्थापना की गई है, अभी तक कुल मिलाकर 8 से 9 बोर्ड इस प्रकार के स्थापित हो चुके हैं। जैसे कावेरी नदी बोर्ड, जैसे महानदी बोर्ड, जैसे कृष्णा नदी घाटी बोर्ड। तो इस प्रकार के जो जल विवाद निपटाने के लिए यह भारत में ये व्यवस्थाएं की गई है। अब हम बात करने वाले हैं जो जो जल बोर्ड अधिनियम है। इस अधिनियम, इसके अंतर्गत जल विवाद के अंतर्गत एक न्यायालय की व्यवस्था कर दी जाती है। एक स्पेसिफिक न्यायालय, अलग से एक न्यायालय की व्यवस्था कर दी जाती है। और यह जो न्यायाधिकरण है,
यह इस न्यायाधिकरण का गठन, चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा यह न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, और न्यायाधिकरण का उद्देश्य होता है इस जल का विवाद है उसको निपटारा कर दिया जाए। और यह न्यायाधिकरण चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा इन राज्यों की आग्रह पर किया जाता है, और यह सिर्फ जल विवाद से संबंधित ही मुद्दे की सुनवाई करता है। तो इस प्रकार से भारत में अभी तक कुल मिला के 8 से 9 जल बोर्ड की स्थापना हो चुकी है। तो इसके अलावा आइए हम कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो अंतरराज्यीय जो दो राज्यों के बीच में संबंध को लेकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं। उन मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत की सरकार के द्वारा या भारत के संविधान के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों पर थोड़ी सी हमारी चर्चा रहेगी। इसमें दूसरा प्रयास है अंतरराज्यीय परिषदें। अंतरराज्यीय परिषदें चूंकि संविधान का अनुच्छेद है 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है कि राष्ट्रपति राज्यों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को विकसित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण करेगा। और अंतरराज्यीय जो परिषदें होंगी उनका उद्देश्य होगा दो राज्यों के बीच में जो भी घटनाक्रम होगा, दो राज्यों के बीच में जो विवाद के मसले होंगे, उन मसलों पर जो दो राज्यों की सरकारें हैं वह बैठेंगी, उस पर चर्चा करेंगी, उस पर विचार विमर्श करेंगी। तो आइए इन अंतरराज्यीय परिषदों को थोड़े और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बता दें, इन अंतरराज्यीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इन अंतरराज्यीय जो परिषदें का गठन किया जाता है उसकी सेवा शर्तें, उसमें कौन कौन शामिल होगा, इसकी रूपरेखा व्यवस्थित की जाती है। तो इस अंतरराज्यीय परिषदों के संबंध में राष्ट्रपति को सभी शक्तियां दी गई है। हालांकि कुछ शक्तियों का उल्लेख कि अंतरराज्यीय परिषदें किस प्रकार की होगी अनुच्छेद 263 में भी किया गया है। तो आइए सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषदों के संबंध में क्या बातें उल्लेख की गई हैं। तो सबसे पहली बात है, यदि राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवादों पर जो जांच की जाएगी, इस परिषद के द्वारा जांच की जाएगी और सलाह दी जाएगी। जो भी विवादों का निपटारा होगा उसमें सलाह दी जाएगी, और यदि राज्य और केंद्रों के बीच में जो भी मुद्दा होगा उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, उस पर अन्वेषण किया जाएगा, और केवल विशेष तौर पर नीति और क्रियान्वयन और जो भी मुद्दा है उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों जो भी राज्य हैं इस विवाद के अंतर्गत हैं उनके समन्वय का प्रयास इस परिषद के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि हम बता दें कि इसी प्रकार की शक्तियां अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय भी यदि विवाद उत्पन्न होता है, अंतरराज्यीय विवादों को हल करने, यदि मान के चलिए यदि दो राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार है कि दोनों राज्य या केंद्र, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 131 के तहत यदि केंद्र और राज्यों के बीच में, राज्य या राज्यों के बीच में किसी प्रकार का झगड़ा उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास यह मूल अधिकार है कि वह राज्य सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। परंतु जो अंतरराज्यीय परिषदें या 263 के तहत गठित की जाती हैं, इनके द्वारा भी इसी प्रकार का ही कार्य किया जाता है। परंतु जो अंतरराज्यीय परिषदों के द्वारा जो भी विचार विमर्श किया जाता है उसका जो फैसला होता है वह मात्र सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है। उसका फैसला सलाहकारी, अंतरराज्यीय परिषदों के तहत जो भी फैसला किया जाता है वह मात्र सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है, वह बाध्यकारी, किसी भी सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। हालांकि इसकी प्रभाव, इस सलाहकारी प्रवृत्ति से इसकी प्रभावता में थोड़ी सी कमी दर्ज की जाती है। और इसके अनुच्छेद, अभी तक हम बता दें अंतरराज्यीय परिषदों की स्थिति की बात करें तो अभी तक भारत में विभिन्न प्रकार की अंतरराज्यीय परिषदें का स्थापना हो चुकी है। सबसे पहले जो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी वो है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद।
केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्र सरकार के द्वारा एक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना इस अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से की गई थी। इसके अलावा स्थानीय सरकारों के संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय सरकार परिषद की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों के संबंध में जो मुद्दे हैं उनके लिए भी अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की जा चुकी है। तो आइए हम अभी तक जो अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की गई है वो किस मुद्दे से की गई है, किसके द्वारा की गई है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि सरकारीय आयोग यह हमारे यहाँ प्रमुख आयोग रहा है जिसने विभिन्न प्रकार 1983 से 88 तक कार्य किया। इस सरकारी आयोग का गठन इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था और इस सरकारी आयोग इसका उद्देश्य था कि जो 263 के तहत अनुच्छेद 263 के तहत जो भी अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की गई है उसके संबंध में सुझाव दिए जाए। तो इसके तहत अंतर्राज्यीय परिषदों के तहत जो सरकारी आयोग की तरफ सुझाव दी गई थी उसी के आधार पर 1990 में एक अंतर्राज्यीय परिषद की गठन किया गया था। वह बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जो जनता दल की सरकार थी उसके द्वारा भारत में प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। और सबसे पहले आइए, क्योंकि जो 1990 में जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी यह सरकारी आयोग जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा गठित किया गया था उसकी सिफारिश के आधार पर ही की गई थी। तो आइए इस जो आयोग गठन किया गया था बीपी सिंह के द्वारा उसकी रूपरेखा पर चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहले बता दें जो प्रधानमंत्री होता है, पीएम प्रधानमंत्री होता है, इस आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ के जो प्रमुख होते हैं या राज्यपाल होता है या प्रशासक, भारत में उसे प्रशासक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये प्रशासक सम्मिलित होते हैं। जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा होता है वहाँ का राज्यपाल इसमें सम्मिलित होता है। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी 2 राज्य हैं जहाँ विधानसभा है, वहाँ के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है, जो अध्यक्ष है, वो 6 सदस्यों की नियुक्ति करता है जिसमें से एक गृह मंत्री अनिवार्य रूप से इसका सदस्य होता है। और यह 6 सदस्य जो नियुक्त किए जाते हैं जो कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट के में से ही होते हैं। और यह जो परिषद है यह जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसमें स्थायी सदस्य के तौर पर होते हैं। यह विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राज्यीय परिषद जो कि विभिन्न मुद्दों को हल करती है की स्थापना की गई है। और अंतर्राज्यीय परिषदों की यदि हम कार्यकारिणी की पर बात करें तो वर्ष में इसकी कम से कम 3 बैठकें अवश्य होती हैं। 3 बैठकें एक वर्ष में होती हैं और इसके माध्यम से जब यह बैठक होती है तो सभी लोग जो कि हमने ऊपर चर्चा कर ली है इतने लोग उपस्थित होते हैं, उसमें पारदर्शिता और हर व्यक्ति की राय ली जाती है। और इस प्रकार से एक मत होकर बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं होता है बल्कि सभी प्रश्नों पर सभी की सहमति के रूप में ही निर्णय किया जाता है। इसके अलावा परिषद की एक स्थायी समिति भी है। स्थायी समिति क्योंकि परिषद की बैठकें केवल 3 बार होती हैं वर्ष में, इसलिए जो कोई अन्य पूरे वर्ष के अन्य समय में जो परिषद है उसके कार्यों के संचालन के लिए एक स्थायी समिति का गठन की गई है। जिसमें इस स्थायी समिति में जो गृह मंत्री होता है वो अध्यक्ष के रूप में होता है। इसके साथ 5 कैबिनेट मंत्री और होते हैं और इनके अलावा 9 मुख्यमंत्री इस स्थायी समिति में होते हैं जो वर्ष भर इन 3 बैठकों के अलावा जो कि 3 बैठकें मुख्य रूप से की जाती हैं। और इसकी जो स्थायी समिति होती है वह उसमें जो लोग मिलकर पूरे वर्ष भर की कार्यकारिणी रूपरेखा तैयार करते हैं। इसके अलावा जो स्थायी समिति है उसका एक सचिवालय भी है। परिषद है जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका एक सचिवालय है और इस सचिवालय को अंतर्राज्यीय परिषद का
सचिवालय भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। 1991 में इस सचिवालय अंतर्राज्यीय परिषद के सचिवालय की स्थापना की गई थी और इस जो सचिवालय होता है उसका प्रमुख एक सचिव होता है जो कि भारत सरकार का प्रमुख अधिकारी प्रमुख सचिव होता है, भारत सरकार का ही एक सचिव होता है। और 2011 से इस जो सचिवालय है उसने क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य करना शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय परिषदों के विषय में हम थोड़ी सी इसी वीडियो में आगे हम चर्चा क्षेत्रीय परिषदों के विषय में भी करने जा रहे हैं। तो आइए कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो यह मुद्दे भी प्रमुख रूप से जो अंतर्राज्यीय संबंध है, दो राज्यों के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, किस प्रकार से उसी संबंधों पर आगे चर्चा करते हैं। क्योंकि हम बता दें, लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाएं, यहाँ पर हम यह बात कर रहे हैं कि दो राज्यों के बीच में सहयोग किस प्रकार से हो सकता है। यदि दो राज्यों के बीच में यदि किसी प्रकार के मुद्दे हैं, किसी प्रकार का विवाद है, तो उनको किस प्रकार से निपटाया जा सकता है। तो हम बता दें, सबसे पहले जो लोक अधिनियम दिया गया है, लोक अधिनियम का यहाँ तात्पर्य है कि यदि कोई राज्य अपनी विधानसभा के माध्यम से, क्योंकि भारत में 29 राज्य हैं और 29 राज्य की 29 मुख्यमंत्री हैं, 29 विधायिका हैं, तो यदि विधायिका के माध्यम से यदि किसी राज्य के द्वारा कोई फैसला किया गया है तो वह दूसरे राज्य में लागू होगा कि नहीं होगा। यदि एक प्रदेश की सरकार के द्वारा कोई कार्यकारिणी के द्वारा कोई फैसला दिया गया है, कोई आदेश दिया गया है, तो वह दूसरे राज्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरे राज्य में लागू होगा कि नहीं होगा, उससे संबंधित यह प्रावधान किया गया है। इसे लोक अधिनियम कहा जाता है। वो है, और यह लोक अधिनियम को संसद डिसाइड करती है कि एक राज्य के द्वारा जो पारित किए गए जो अधिनियम है, जो आदेश है, उसको दूसरे राज्य में किस प्रकार से सहमति दी जाए या नहीं दी जाए। इसके अलावा दस्तावेज है। हम जानते हैं कि विभिन्न अधिकारी हैं, भिन्न राज्यों में केंद्र सरकार के अधिकारी भी होते हैं, राज्य सरकारों के अधिकारी भी होते हैं, जो कि उनके द्वारा दस्तावेज होते हैं और एक राज्य के दस्तावेज दूसरे राज्य में मान्य हो, जो रिकॉर्ड है या दस्तावेज हैं। इसी प्रकार से तो एक राज्य के दस्तावेजों का दूसरे राज्यों के दस्तावेज का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मान्य होंगे, वह सब कुछ डिसाइड करने का अधिकार संसद को दिया गया है और संसद ही दोनों राज्यों की सहमति से इस प्रकार के रिकॉर्ड और दस्तावेजों को दोनों राज्यों में ही लागू करवाती है। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि भारत में एकल न्यायिक प्रक्रिया बनाई गई है, अर्थात भारत में ऐसा नहीं है कि हर राज्य के लिए अलग से न्यायिक व्यवस्था है, अलग से संविधान है। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है, उसी के अंतर्गत हर राज्य में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो भारत में जो एक राज्य में उच्च न्यायिक प्रक्रिया की जाती है, उसके तहत जो दीवानी मामले होते हैं, उनके तहत जो एक राज्य में जो भी फैसला दिया जाता है उसी के तहत वह फैसला दूसरे राज्य में भी उसी रूप में लागू होता है। परंतु फौजदारी मामले में यह निर्णय लागू नहीं होता है, क्योंकि फौजदारी मामले में जो निर्णय दिया जाता है, यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग यदि फौजदारी मामला है यानी आपराधिक मामला है, तो उसके लिए अलग अलग दंडों के नियमों को क्रियान्वयन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि दीवानी जो भी विवाद होते हैं, जो पैसों से संबंधित जो विवाद होते हैं, वह तो संपूर्ण देश में समान ही माने जाएंगे, परंतु एक राज्य के जो फौजदारी जो नियम है वह उसे दूसरे राज्य को अपने राज्य में लागू करने की यहाँ आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए हम थोड़ी सी आगे बढ़कर चर्चा करते हैं। भारत में जो अन्य मुद्दे हैं जो कि दो राज्यों के बीच संबंधित हैं, उन पर चर्चा करते हैं। इसका अन्य एक टॉपिक है अंतर्राज्यीय व्यापार।
अंतर्राज्यीय व्यापार, चूंकि भारत देश में व्यापार करने के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य परिषद के माध्यम से अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य किया जाता है। और अंतर्राज्यीय व्यापार में जो दो राज्यों के बीच में किस प्रकार से संबंध होने चाहिए उसकी चर्चा अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में, अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में दो राज्यों के बीच में व्यापार को लेकर किस प्रकार से संबंध होने चाहिए उसकी चर्चा की गई है। 301 में हम सबसे पहले 301 की बात करते हैं कि 301 में भारत में विभिन्न राज्यों के बीच में वाणिज्य व्यापार की बात कही गई है। और 302 में 301 में जो स्वतंत्रता दी गई है, जो भारत में जो व्यापार दिए गए हैं कि भारत में संपूर्ण देश में व्यापार हो सकता है, उस पर 301 पर 302 के माध्यम से संसद द्वारा इस प्रतिबंध किया जा सकता है। 303 के माध्यम से, अनुच्छेद 303 के माध्यम से राज्य की विधायिका इस व्यापारिक गतिविधियों को थोड़ा सा प्रतिबंधित कर सकती है। वह सार्वजनिक हित के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा कि वह राजनीतिक हित से प्रेरित हो। और इसके अलावा जो 304 है उसके तहत भी कुछ प्रतिबंधों की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में जो अंतर्राज्यीय जो व्यापार है उसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो चूंकि जो संसद है, संसद के पास यह शक्ति है कि वह दो राज्यों के बीच में जो व्यापार हो रहा है और संसद उस व्यापार को थोड़ा सा प्रतिबंधित कर सकती है। और यह प्रतिबंधित करने का संसद का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि एक राज्य को दूसरे राज्य के ऊपर तरजीह दी जाए, बल्कि उस संसद का उद्देश्य यह होता है कि यदि किसी राज्य में कोई आवश्यकता वाली घड़ी उत्पन्न हो जाती है, किसी राज्य में बाढ़ आ जाती है या किसी अन्य कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो संसद के माध्यम से उस राज्य के लिए विशेष प्रावधान कर दिए जाते हैं या उस राज्य के लिए विशेष प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से संसद को द्वारा जो प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य सार्वजनिक हित में लिया जाता है। इसके अलावा राज्य की विधायिका के पास भी इस व्यापार से संबंधित प्रतिबंधों की शक्ति दी गई है। परंतु यहाँ बात करें, यदि विधायिका में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित यदि कोई बिल पेश होता है तो सबसे पहले उसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जो व्यापार समवर्ती सूची का विषय है। उसके तहत इस व्यापार का एक राज्य के द्वारा किए गए व्यापार पर जो नियम लागू किए जाते हैं उसका प्रभाव दूसरे राज्य पर अवश्य पड़ता है। इसलिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता राज्य विधायिका के में जो भी विधेयक पेश किया जाता है उसके लिए आवश्यक होती है। और इसके साथ साथ जो राज्य विधायिका है वह इस प्रकार के कोई भी प्रतिबंध नहीं बना सकती जिसके तहत उस राज्य का दूसरे राज्य के साथ व्यापार में कोई भी असुविधा हो या फिर किसी राज्य को अन्य राज्य के ऊपर तरजीह दी जाए। तो इस प्रकार से भारत में दो राज्यों के बीच में संसद और विधायिका के माध्यम से व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो शक्तियां दी गई हैं उनके माध्यम से एक उचित प्रतिबंधों को दोनों राज्यों के बीच में लगाने की बात की गई है। आइए हम आगे बात करते हैं। इसका तीसरा, दो राज्यों के बीच में संबंधों को लेकर तीसरा विषय है क्षेत्रीय परिषदें। सबसे पहले क्षेत्रीय परिषदों की बात करते हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों की संविधान के अनुच्छेदों में किसी प्रकार का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि यह एक सांविधिक मुद्दा है। सांविधिक अर्थात यह जो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी वह संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। और यह अधिनियम 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसी के बाद ही पेश किए गए थे। वो इसके तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 था, उसके तहत भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। तो क्षेत्रीय परिषदों की जो स्थापना थी और कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। उनको जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनका नाम था उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और मध्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का हम उद्देश्य पर बात कर लेते हैं, क्यों क्यों की गई थी इसकी स्थापना। तो इनकी स्थापना के पीछे प्रमुख कारण यह था, इनकी स्थापना के पीछे प्रमुख कारण यह था कि चूंकि भारत में विभिन्न राज्यों का उदय हो चुका था उस समय 1956 के तहत, इसलिए जो राज्य है उनके जो राज्य एक राज्य के से लगे हुए जो बॉर्डर से संबंधित राज्य हैं उनके उनको एक क्षेत्रीय परिषद मान लिया जाता था। और उस क्षेत्रीय परिषद उन क्षेत्रीय राज्यों के बीच में जो भी विवाद होते थे उनका गठ उनका उनका निपटारा इस क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से किया जाता था। तो इसके तहत क्षेत्रीय परिषदों के, आइए हम थोड़ी जो संगठन है क्षेत्रीय परिषदों की रूपरेखा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों में सदस्यों की बात करें तो गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता था, और जो जिन जिन राज्य इस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित होते थे वहाँ के मुख्यमंत्री या फिर केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित होता था, तो वहाँ के प्रशासक या उपराज्यपाल या फिर कोई अन्य मंत्री शामिल होता था। इसके अलावा राज्य से दो मंत्री राज्य से दो मंत्री भी इसमें शामिल होते थे। वह ये दो मंत्री शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के द्वारा डिसाइड किए जाते थे। इसके अलावा जो योजना आयोग था उस समय योजना आयोग के था उसके द्वारा एक मनोनीत व्यक्ति उसमें जो क्षेत्रीय परिषद थी उसमें शामिल किया जाता था। इसके अलावा एक जो राज्य सरकार है उसका सचिव, मुख्य सचिव उसमें इस क्षेत्रीय परिषद में शामिल होता था। और जो विकास आयुक्त होते थे, राज्य के विकास आयुक्त होते थे, वह भी इसमें सम्मिलित होते थे। और इस क्षेत्रीय परिषद होती है उसका अध्यक्ष जो कि गृह मंत्री होता था। और जो मुख्यमंत्री, जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं यदि 5 राज्यों को मिलाकर एक क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है तो उसका अध्यक्ष गृह मंत्री होगा, और जो जो क्रमानुसार हर एक साल बाद एक राज्य के मुख्यमंत्री को उसका उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके साथ ही यह क्रमानुसार चलता था कि एक साल अन्य मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष बनता था, दूसरे साल अन्य राज्य का मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष बना दिया जाता था। तो इस प्रकार से यह जो रूपरेखा थी वह क्षेत्रीय परिषद की रूपरेखा पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य था कि जो राज्य थे उस समय वह अपने अपने हितों को जो क्षेत्रवाद पनप रहा था उस क्षेत्रवाद पनपने को रोकना था। उन क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से सभी राज्यों के जो क्षेत्रीय परिषद थी उसके मुख्यमंत्रियों को एक साथ एक मंच पर लाना था। और जो क्षेत्रवाद है, जो भाषावाद है, उस जो संकीर्ण मान्य जो राज्य पर मान्यता थी, एक मानसिकता उत्पन्न हो गई थी, उस मानसिकता को दूर करना था। और राज्य पुनर्गठन हुआ था, उसके तहत बहुत से राज्यों में असंतोष व्याप्त था, तो उस असंतोष को दूर करना भी इन क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य था। और इसका उद्देश्य यह भी था कि यदि एक क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें उपस्थित होंगे, राज्य के अन्य मंत्री सचिव उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से दो राज्यों के बीच में जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे होते थे, इसके अलावा एक राज्य के जो विकासात्मक मुद्दा, जैसे पंजाब की सरकार, पंजाब यदि राष्ट्र विकसित है और बिहार राज्य यदि अविकसित है तो दोनों के बीच में दोनों राज्यों के विकास के लिए प्रावधान करने का इसमें चर्चा की जाती थी। इसके अलावा एक अन्य परिषद पूर्वोत्तर परिषद नाम से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो सिक्किम है, जो मणिपुर है, जो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, जो 8 राज्य हैं उन 8 राज्यों के लिए एक पूर्वोत्तर की परिषद की स्थापना की गई थी। यह परिषद 1971 में की गई थी, परंतु जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, 5 क्षेत्रीय परिषदें, उनकी स्थापना 1956 में की गई थी। उन पूर्वोत्तर परिषदों के माध्यम से भी इसी प्रकार के क्षेत्रीय परिषदों के कार्य किए जाने थे और दो राज्यों के बीच में समन्वय को बढ़ावा देना, दो राज्यों के बीच में विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना इन क्षेत्रीय परिषदों का प्रमुख उद्देश्य था। तो इसके तहत भारत में कुल मिलाकर 5
5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से आज हमने जो बात की थी वह अनुच्छेद हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। उसमें अनुच्छेद 261 के तहत जो कि जो लोक लेखा था, जो दस्तावेज था, वह जो न्याय प्रक्रिया थी, उसके संबंध में लोक लेखा जो दस्तावेज और जो न्याय प्रक्रिया थी उसके संबंध में राज्यों के बीच में क्या सहमत होना चाहिए उसकी चर्चा की। उसके अलावा अनुच्छेद 262 के तहत जल संबंधित विवादों को दो राज्यों के बीच में जल प्राधिकरण के लेकर चर्चा की। इसके अलावा अनुच्छेद 263 के तहत दो राज्यों अंतरराज्यीय राज्य परिषद की संबंध में हमने चर्चा की। इसके अलावा अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में जो वाणिज्य परिषद थी उसके संबंध में दो राज्यों के बीच में या फिर अन्य राज्यों के बीच में जो वाणिज्य से संबंधित मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा की। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदों की भी हमने चर्चा की। तो इस प्रकार से अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि भारत में दो राज्यों के बीच में या अन्य सभी राज्यों के बीच में जो संबंध थे वह इन प्रमुख टॉपिकों के अंतर्गत हम समझ चुके हैं। धन्यवाद।